बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ बैठे हैं जनाब कर्नल मसूद साहब। आज इनका इत्तेफाक से इंटरव्यू होना था जो कि मनसूख हो गया है, और मनसूख होने की जो बड़ी बुनियादी वजह है कि आपने मुझे आते ही डरा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और जो आपने आते ही मुझे मजदा सुनाया है कि मेरी बेगम ने ये कहा है कि ये बोलना है और ये नहीं बोलना है और ऐसे बोलना है और वैसे नहीं बोलना। तो वही हम पाकिस्तानी लोग हैं, हम कर्नल से नहीं डरते हैं, कर्नल की बीवी से डरते हैं। तो वो महाज आप संभाल लें अपनी बेगम का, जी बिल्कुल ठीक तो है। बाकी फिर इंशाल्लाह खुलखुला के बातें होंगी। इंशाल्लाह। एक्चुअली मैं सर डिबेटर रहा हूँ ना, अच्छा। तक मुकर्रर रहा हूँ, तकरीरें स्कूल में, उसमें कॉलेज लाइफ में, आर्मी में भी करता रहा। तो वो उनका ख्याल है कि जैसे शाह महमूद कुरैशी बात करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या जी, तकरीर करते हैं, तो मेरा स्टाइल शाह महमूद कुरैशी से बहुत ज़्यादा मिलता-जुलता है। सही तो है। उन्होंने मुझे एक आपकी हिदायतनामा दिया था, शाह महमूद कुरैशी नहीं बनना आपने। जी, तो मैं वो नहीं बाद में चाहता। अपनी बेगम से आप सेंसर करवा लीजिएगा, जो कहेंगे काटने को काट दीजिएगा, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। सर मैंने तो उनको बड़ा खुला ऑप्शन दिया था कि बेगम साहिबा, अब मैंने ये नहीं कहना, मैंने ये नहीं कहना, मैंने ये नहीं कहना, मैं नहीं करना, तो आप ही चली जाए मेरी जगह इंटरव्यू देने के लिए। आपने सारी आपने ज़िंदगी आपके साथ आपने पता सख्त ज़्यादती की थी मेरे साथ, क्योंकि उस सूरत में मैं हट जाता और मेरी बेगम साहब बैठती, और जब ये दोनों बेगमात बैठ जाती तो हमारा दोनों का बेड़ा गर्क हो जाता था। लिहाज़ा जी, आइए हम स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह। जी बिल्कुल। आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा होगा कि हमारे जो फ़ॉर्मेट है, हुँ, बुनियादी तौर पे जो मेहमान होते हैं, हम उनकी ज़िंदगी से शुरू करते हैं, उनके बुज़ुर्गों की ज़िंदगी के साथ, जी सर। क्योंकि आपके बारे में थोड़ा बहुत सब जानते हैं। लेकिन आपकी शनाख्त, आपके बुज़ुर्ग, आपकी वालिदा, आपके हैं, सर, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा दादा से शुरू करें। पता नहीं आपने भी अपने दादा को देखा है, मैंने भी मेरी तरह आपने भी अपने दादा को नहीं देखा, लेकिन जो भी बुज़ुर्ग से पहले आप वहाँ से शुरू कीजिए। जी बिल्कुल ठीक है सर। मैं अपनी फैमिली या अपने बारे में पाकिस्तान की आज़ादी से शुरू करना चाहता हूँ ना। पाकिस्तान की आज़ादी से 47 ईयर। 1947 में ये ये पीछे रहिएगा ये मेरी ठंड। मदर की जी। उम्र थी सर 5 साढ़े 5 साल, 6 साल। अच्छा, माशाअल्लाह, हाँ। और मेरी मदर उस वक़्त जो थी वो उनकी वालिदा की डेथ हो चुकी हुई थी जी, पाकिस्तान बनने से पहले ही। और वो अपने वालिद साहब के साथ जालंधर से हमारे फ़ोरफ़ादर्स का, मेरे फ़ोरफ़ादर्स का ताल्लुक है जालंधर साइड से, जी। जालंधर साइड से। अच्छा, तो ज़िया साहब की पर्ची पे आप लोग आए थे आर्मी में? नहीं। आर्मी के आने का किस्सा बहुत ही वो तो हम दिलचस्प है, बाद में वो हम सुनेंगे। बाद में आपको जालंधर सुनाऊँगा। से मेरे ज़हन में 2 ही फिर आदमी आते हैं ना, या ज़िया साहब आते हैं या आप आते हैं। लुधियाना, अब आप कहते हैं जालंधर में एक चलें कस्बा खैर, है, आप किस्सा शहर है आप लुधियाना, किस्सा वहाँ। जारी रखिए, हाँ। जी सर, लुधियाना से है। तो अम्मा तो यही कहती थी कि हम माशाल्लाह बहुत ही खाते-पीते घराने से हमारा ताल्लुक था, अम्मा का। तो जब पाकिस्तान बना। आपकी क़िता कलामी हो रही है, इत्तेफ़ाक से मेरे पास काफ़ी लोग आए यहाँ पे, और एक बात मैंने मुश्तरक पाई जो वहाँ से हिजरत करके आए थे, जी, और आपके इंटरव्यू देख लीजिएगा, नाम भी मिल जाएँगे आपको। उन सब ने एक बात बड़ी मुश्तरक बनाई कि वहाँ से, हिंदुस्तान से जो लोग हिजरत करके आए थे, सिर्फ़ 2 किस्म के लोग थे ज़्यादातर। जी, एक तो वो जो कि सिखों के फ़सादात के हाथों वाक़ई बड़े बेघर हो गए थे, जी, गैर मुल्की हो गए थे, जी, उन्होंने हिजरत की। बाकी पूरे हिंदुस्तान से जो लोग आए थे, ज़्यादातर बहुत ही खुशहाल लोग थे, खुशहाल, ज़मींदारी थी, सब कुछ, ज़मींदार। और वो किसी अज़्म के साथ पाकिस्तान आए थे, वो यहाँ पे नौकरी ढूँढने नहीं आए थे जी, ये। बिल्कुल। तो ये इत्तेफ़ाक से आप बदरीसी ने भी बात की थी मुझसे, जैनब रज़ी साहब जो थे हाउस बिल्डिंग के चेयरमैन, उन्होंने भी बात की थी ये, कि वहाँ से आने वाले ज़्यादातर लोग वो थे, जो वहाँ पे खुशहाल थे। जी, बिल्कुल। तो आपकी वालिदा ने आपको यही बताया कि वहाँ मुझे पे। ये बताया करो, वो कहते थे हम सिखों के मोहल्ले में रहते थे जी, और सिखों के मोहल्ले के साथ जो उनके ताल्लुकात थे, उनके वालिदैन के, पेरेंट्स के, तो वो बड़े ज़्यादा कॉर्डियल थे। जी। तो सिखों ने ही इनकी फैमिलीज़ की शुरू में हिफ़ाज़त करते रहे हैं। फिर एक स्टेज आया कि उन्होंने भी हाथ उठा दिए कि उन्होंने कहा सॉरी, अब हम आपकी हिफ़ाज़त नहीं कर सकेंगे, तो आप ये इलाका छोड़ दें। तो फिर वो कहने लगे, कोई फ़ौज, कोई पुलिस, कोई सिपाही, वो उनके अंडर कम में आकर हमें ट्रकों में बिठाया, गाड़ियों में बिठाया, पैदल चलते रहे, लोग रास्ते में कटते रहे, जुदा होते रहे, कज़न्स वग़ैरह शहीद होते रहे। इसकी और बड़ी तफ़सील बताइए, हमारे बहुत ही अच्छे अदीब हैं, दीवान फ़ैमिली से उनका ताल्लुक़ है, हमज़ा फ़ारूक़ी साहब ये। तो उन्होंने वो यही बताया कि वहाँ पे क्या हाल हुआ, और कोई पंजाब के अंदर किस तरीके से जी, लोगों को वो तो फिर भी आपकी फ़ैमिली खुशनसीब थी कि पनाह देने के बाद फिर उन्होंने वो वापस जाने भी दिया आपको, जी, वरना जी, जी। कितने तो ऐसे थे जो कि पनाह की हालत में ही वहाँ पे उनको शहीद कर दिए गए थे। जी, जी। जी, तो वो कह रहे थे कि बस फिर हम कह रहे कि लुटे-पुटे हम लोग,
मुझे याद नहीं है, वो कहती है मुझे थोड़ी-थोड़ी चीज़ें याद आती हैं, लेकिन बहुत बड़ा एक इवेंट था पाकिस्तान बनने का, और उसमें बहरहाल हम पंजाब लाहौर पहुँचने में कामयाब हो गए 1947 अगस्त के महीने में, सितंबर के महीने में जब भी वो पहुँचे। और उनको सही एग्ज़ैक्ट डेट्स याद नहीं थी, लेकिन वो ये थी कि फ़ौरन पाकिस्तान बनने के कुछ अर्से बाद हम लाहौर आ गए थे। और वालिदा साहिबा मेरी जो है वो एक मस्कीन, मतलब बगैर माँ के खातून थी, लड़की थी, 6-7 साल की लड़की थी। तो हमारे नाना ने दूसरी शादी नहीं की, और नाना जो है वो रूहानियत की तरफ कह लें, तबलीग की तरफ कह लें, उनका ज़हन इस तरफ अच्छा। चला गया। और वो नानी आपकी? नानी तो डेथ हो गई हुई थी ना। अच्छा, अच्छा, अच्छा। पाकिस्तान बनने से पहले ही मेरी वालिदा की मेरी हाँ, समझ गया। उनकी डेथ हो गई थी। नॉर्मल रूटीन, कोई है फसादात में नहीं। फसादात में नहीं, पहले से हाँ, डेथ हो गई। सही है। और फिर नाना ने दूसरी शादी कर ली? नहीं की उन्होंने। नहीं की? अच्छा, अच्छा। उन्होंने दूसरी शादी नहीं की, वो रूहानियत की तरफ चले गए, वो तबलीग की तरफ चले गए। और मेरी वालिदा जो है वो अब उन्होंने जिंदा रहना है, सर्वाइव करना है। और वो कहती है कि उसमें कभी मैं बड़ी फूफो के घर रहती, कभी मैं छोटी फूफो के घर रहती थी, कभी मैं ताया अब्बू के घर रहती थी। तो एक ऐसी खातून, एक ऐसी लड़की जिसकी उम्र 5-6-7 साल हो, और जिसकी माँ ना हो, और माँ बाप का भी इंतकाल हो, और बाप जो है वो उसमें चले गए, जी, तो वो रूहानियत की साइड पे जो है, तो वो फिर बड़ी वो टफ दुनिया जिंदगी, के रहम करम पर आ जाती है। बड़ी टफ जिंदगी, बहुत टफ लाइफ, बहुत टफ लाइफ है। एक्सट्रीमली टफ लाइफ वो कहती हैं कि मैंने गुजारी, और उसके अंदर जो है, आप ये समझे कि मैं घर में लोगों के सुबह फजर से लेकर रात 10-11 बजे तक मुझे सांस लेने का टाइम नहीं मिलता था। उस ज़माने में घरों की सफाई भी करना, भैंसें भी हैं तो भैंसों का दूध भी निकालना, तो दही भी बनाना, तो मक्खन भी निकालना, तो जबकि ज्यादातर लोगों को पता होगा कि इस बच्ची की माँ नहीं है, बाप भी नहीं रहा, बाप भी सही मानों में सही लिटरली मानों में नहीं है। नहीं रहा। वो वहां से खाते पीते घराने से कुछ आए थे, तो कुछ पैसे वैसे लेकर आए होंगे, कुछ यहाँ पर सही है, जमीनें सही है। उन्होंने मतलब हमारे मुआशरे का एक रुख ये भी है कि किसी ने आगे बढ़ के ये सीने से ही लगाया कि बिन माँ की बेटी है, बिन माँ तो की बेटी है, नहीं नहीं, लगा। उन्होंने कहा फिर ये तो वो कहने लगी कि जब मैं 13-14 साल की हुई तो ऐसा हो जाता था कि वो कहते थे कि भाई हम नहीं इसको रख सकते, हमारे हालात सही नहीं है, हमारे 5-6 बच्चे हो गए हैं, तो इसको कहाँ रखे। तो कहने लगी मैं कभी किसी स्कूल में मैंने 4-5 क्लास तक मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। वो बड़े किस्से विस्से सुनाती थी माशाल्लाह, और बड़ी बाहिम्मत और पुरवकार खातून मेरी वालिदा। हर वालिदा पुरवकार होती है। तो उसमें ये हुआ कि वालिदा मेरी जो है कि हमारे जो भी नाना थे उनकी कोई जायदाद थी, फिर हमारे वालिद साहब की जायदादें, कुछ जो चीज़ें हिस्से में आई हमारी वालिदा के, वो सारा का सारा कब्जा कर लिया उनके हमदर्दों ने, रिश्तेदारों ने। वही हमदर्द बन के जो जो एक आध घर था उसके ऊपर कब्जा हो गया, 2-4 शॉप्स थी उसके ऊपर कब्जा हो गया, एक और घर था उस पर। तो वो इतनी मुतनफ़्फ़र हुई कि उन्होंने, मैं शायद 4 साल का था, 3 साल का था, उन्होंने उठी वहाँ से पूरा घर, 5 बच्चों को हमें उठाया और वो कराची आ गए। और उन्होंने कसम उठाई कि मैं अपनी औलाद पर इन रिश्तेदारों का साया नहीं पड़ने दूँगा। और यहाँ अगर एक सिलाई मशीन थी, वो सारी रात सिलाई करती थी। मैंने बड़े-बड़े दर्जियों के जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं कैंची से काट, उनके हाथों में एक जी, बिल्कुल बन जाती है। जी, हाँ। तो मेरी वालिदा की उंगली में वो सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के बनी लिए हुई थी। लेकिन उन्होंने हमें कहा कि सिर्फ तुम लोगों ने पढ़ना है। उन्होंने हमें आधी रोटी खिलाई, बासी रोटी खिलाई, बगैर टमाटर के सब्जी पकाई, बगैर नमक के भी हमने खाने खाए हैं। तो लेकिन हमने कभी माँ से शिकायत नहीं की, या एक एनवायरनमेंट में हम चल रहे थे, उस एनवायरनमेंट के अंदर जो है हम माँ के साथ सपोर्ट में थे कि नहीं, हम इस वक्त थोड़ा सा मुश्किल टाइम में हैं, तो हम उस मुश्किल टाइम से निकल आए।
उसके बाद हम 3 भाई थे, तीनों भाइयों को बड़े-बड़े ओहदे मिले, तीनों भाइयों के अपने घर, तीनों भाइयों के पास गाड़ियाँ भी माशाल्लाह। आ गई। अल्लाह ताला ने वो सारी वो मैं चीज़ें हमें समझता हूँ वापस दे दी। मैं समझता हूँ कि वो माँ की दुआ की कबूलियत थी। जी, बिल्कुल। और यकीनी हमारे मुआशरे में ये मिसालें बड़ी बहुत ही रेयर हैं कि ऐसी लड़की जो बड़े अच्छे घराने की बेटी रही हो और 5 साढ़े 5 साल की उम्र में ऐसी बेसहारा हो जाए और जब सहारा मिले तो उसके शौहर के पास भी अगर कोई माल जायदाद उस पे उसके रिश्तेदार कब्ज़ा कर लें, हुँ, हर चीज़ हाथ से निकल जाए अच्छे साहब। और वो बच्चों को लेकर निकल आए बाहर और सिलाई शुरू कर दे। अल्लाह ताला आपकी वालिदा के दर्जात को बुलंद करे जी, जी। और ऐसी माँओं की इस मुआशरे में बड़ी ज़रूरत है, जो माली मामलात में नहीं पड़ती बल्कि जो खुददारी बच्चों से। की तरबियत से और उनकी दुआओं की जैसे मैंने कहा कबूलियत थी कि आप तीनों भाई माशाल्लाह एक अच्छी पोज़ीशन पे गए। जी, पढ़ाई बिल्कुल। वगैरह आपने कहाँ से शुरू की? पहले पढ़ाई कैसे रहा? मैंने जब कराची आए हम लोग तो फिर हम लोग मुझे याद पड़ता है कि न्यू कराची के किसी कच्ची आबादी में कोई छोटा-सा घर लिया था। फिर वहाँ पर भी रिश्तेदार वगैरह लाहौर से कोई आना हुए तो अम्मा ने फिर शाहफान से न्यू कराची से उठी और शाह फैसल कॉलोनी में आ गई। वो चाह वो डिस्कनेक्शन को इंश्योर करने के लिए उन्होंने फिर हाँ, यहाँ पर आ गए। हम डिस्कनेक्टेड हो गए। फिर हम कभी नहीं गए लाहौर में अपने रिश्तेदारों की तरफ। कोई हमें नहीं मुझे नहीं पता है। तो शाह फैसल कॉलोनी में सादात कॉलोनी है, सादात कॉलोनी में अब्बास गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल है। अच्छा। उस स्कूल को 72 में मैं पहली क्लास में उसमें मेरा एडमिशन हुआ था। बहरहाल उससे पहले वो एक प्राइवेट स्कूल था और उस स्कूल में जो है वो प्राइवेट स्कूल होने की वजह से गवर्नमेंट स्कूल से बहुत बेहतर था। हुँ, असातिज़ा भी बहुत अज़ीम असातिज़ा थे उस वक़्त गवर्नमेंट हुँ, स्कूल के हमारे। तो क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक तो हमने चेयर्स के ऊपर बैठकर पढ़ाई की प्राइमरी स्कूल हुँ। में। और जैसे ही हम क्लास 6 में आए तो जब हम सेकेंडरी स्कूल में आए तो फिर हम टाट्स के ऊपर दोबारा आ गए। एक छठी की क्लास हमने फिर वो दरियों के ऊपर बैठकर गुज़ारी। और ये है कि स्कूल में मेरी जो टीचर थी क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक मरहूमा मिस सबिया साहिबा उनसे मेरी सारी ज़िंदगी उनकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक मैं उनके पास जाता रहा और उनसे मेरा ताल्लुक़ रहा। उन्होंने मेरी बड़ी अच्छी तरबियत की और मैं वो कच्ची पली पक्की पैली वाला एक कांसेप्ट होता है, मैं कच्ची पैली में दाखिल किया हुआ था। तो हमारी टीचर नहीं आई हुई थी तो हमें पक्की पैली की क्लास में बिठाया हुआ था। वहाँ पर उन्होंने प्लस माइनस के कुछ सवाल लिखे तो वो सवाल मैंने भी सॉल्व करके उनको दे दिए। तो उन्होंने कहा तुम तो मेरी क्लास के बच्चे नहीं हो। मैंने कहा नहीं मैं तो फलाँ अभी मेरा दाखिला हुआ है, मैं उस क्लास में हूँ तो मैं तो बिजली का मीटर देखने आया था। उन्होंने कहा ये तुम्हें आते हैं? मैंने कहा जी सबसे पहले मैंने करके उनको दी। उन्होंने कहा तुम कल से मेरी क्लास में बैठोगे। यूँ आप एलिवेट हो गए। तो मेरी एलिवेशन जो पहली एलिवेशन जो थी वो विदिन 10-15 डेज़ सही या है। 1 महीने के अंदर हो गई थी। तो मैं कच्ची से पक्की पैली में आ गया तो वहाँ पर मैं पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा था। टॉप करता था, फर्स्ट आता था, सेकंड, थर्ड आता था। तो 5वीं क्लास मुझे में ऐसे लोग कभी नहीं अच्छे लगते हैं, तो क्योंकि मैं हमेशा पढ़ाई में बहुत नालायक रहा हूँ स्कूल में। खैर, सर हम दूसरे ज़िंदगी के दूसरे मामलात में हमने नालायकी अपनी आपके एतबार रहेंगे। अच्छा चलिए, हाँ। तो वो पढ़ाई में अच्छा होने की वजह से वो फिर वो 5वीं क्लास में एक वज़ीफ़े का इम्तिहान होता था। जी, 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 बिल्कुल, हाँ। मैंने वो किया तो अल्लाह ने उसमें भी वो मुझे 5वीं क्लास से वज़ीफ़ा मिलना शुरू हो गया। फिर सेकेंडरी क्लास में गए तो अ, 5वीं क्लास में कोई ड्रामा-श्रामा कोई करना था तो उस ड्रामा क्लब में भी मैं शामिल हो गया। अच्छा ये ड्रामे करने की आदत आपको वहीं से हुई थी? जी, बिल्कुल। अभी माशाल्लाह अभी तक बुढ़ापा आ गया है, ड्रामे करने नहीं गए आपके। सर कुछ आदतें ऐसी होती हैं ना सर चलिए खैर नहीं आगे चल जुड़ती। हाँ। तो वो वहाँ से मैं फिर तकरीरी मुकाबलों में शिरकत करना शुरू कर दी। तो हुँ। तकरीरी मुकाबलों में जब मैंने शिरकत करना शुरू की तो अल्लाह ने उसमें भी मुझे कामयाबियाँ अता करना शुरू कर दी। और फिर ऐसा था कि मेरा तोती बोलना शुरू हो गया कराची के अंदर कि मसूद जो है, वो बहुत अच्छा क्रिकेटर है, बहुत अच्छा फुटबॉलर है, बहुत अच्छा मुकर्रर है, बहुत अच्छा ड्रामा लिख लेता है और तो यूँ तकरीर में आपका तूती बोलना शुरू हो गया। ऐसा बोलना शुरू हुआ कि मैं 9th क्लास में था, इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन हो रहा था, थियोसॉफिकल हॉल के अंदर, अच्छा, बंदर रोड के ऊपर। तो उस तकरीरी मुकाबले में कराची से बहरहाल कुछ ऐसे लड़के उस वक़्त मैं 9th क्लास में पढ़ता था, तो उन्होंने
9th क्लास के बच्चों को स्कूल कुछ सीधा सीधा स्कूलों के में को इनवाइट किया था कि आप अपना बच्चा भेजें तकरीर के लिए, मुकाबले के लिए, कॉलेज इंटर कॉलेज मुकाबले में। तो हम सुबह 9:30 बजे पहुंच गए। ये 1981 1981 या 80 की बात है। वहां पर पहुंचे तो वहां पर पूरे कराची के कॉलेजेस के बच्चे थे और हर स्कूल से दो 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 बच्चे थे। तो हमारे स्कूल से मैं अकेला वाहिद गया था, दूसरा बच्चा ही नहीं था। तो मेरे साथ बहरहाल दो दोस्त थे, हमारी एक टीचर भी थी। तो वो जो सुबह 9 बजे से शुरू होकर मगरिब हो गई, मैं उस वक्त के 80th के 81st के असातिज़ा को कॉलेज वो सारे तहम्मुल से बैठकर सुनते रहे तमाम बच्चों को। और बच्चे इतने ज़्यादा थे कि जब शाम को मगरिब से पहले तकरीर मुकाबले का वो जब हुआ तो वो बच्चे 4 मिनट की हमने तकरीर करनी थी तो वो 2 मिनट बाद घंटी बजा देते थे, लेकिन वो बच्चे पढ़ते रहते थे जो कप पेपर लेकर गए हुए थे। तो वो उनको फिर शाम 5 बजे धक्का देना शुरू हो गए। होते-होते मेरा ख्याल है कि कोई 400-500 लोगों ने तकरीरें, बच्चों ने माय तकरीरें गॉड। की और वो उन्होंने सुना, रिजल्ट कंपाइल कर रहे हैं। तो जब मेरी बारी आई तो बिल्कुल शाम का वक्त था, उसके बाद मेरे पीछे से 3 या 4 बच्चे रह गए थे। अच्छा। तो मैंने 4 सफ़े पूरे रटे हुए थे खूब, बड़ा स्टाइल था, बड़ा अंदाज था, बड़ा उतार चढ़ाव था उस जी जी तकरीर के जी अंदर। जी जी। और उस तकरीर का उन्वान था कुरान गंजीना हिदायत है, माशाल्लाह। कि कुरान जो है वो हिदायत का खजाना है। उसके ऊपर मैंने तकरीर की। अभी मैं पहले सफ़े के मिड से थोड़ा सा नीचे हुआ था और अभी मैं अपनी टोन बढ़ा ही रहा था, तो उधर से उन्होंने पहली घंटी बजा दी। हाँ। तो मैं अपनी अपनी तकरीर जारी रखी कि अभी पहली घंटी है तो अभी 1 मिनट और मुझे, अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ तो ये मज़ा ही नहीं आया। तो बहरहाल उन्होंने उसके बाद 5 से 10 सेकंड के बाद टन 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 लगातार घंटी बजाई। तो मैंने उन तमाम जजेस की तरफ देखा, मैंने कहा वक्त की कमी के बायस मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम यही करता हूँ, शुक्रिया कहकर मैं नीचे उतर गया और वो मैं जीत गया। अच्छा। 9th क्लास का बच्चा हाँ। अखबार में इंटर कॉलेजिएट पहली दफा मेरा नाम आया। नाम अखबार में आया कि जी मसूद अल हसन अब्बास गवर्नमेंट क्लास नाम के 3rd पोजीशन ली। जी। और वही तकरीरी मुकाबले में सबसे आखिर में जाके, सबसे आखिर में जाकर 1 क्योंकि मिनट तकरीर करके। क्योंकि मैंने साहब का ये मकूला सुना था कि जो लोग इस किस्म के मुशायरों में, तकरीरों में सबसे आखिर में बोलते हैं, वो उनकी हालत उन मेहमानों की सी होती है जी बिल्कुल। कि जो जिनकी वो सारी सालन की बोटियाँ कोई और खा चुका होता है और खाली शोरबा बचा होता है। तो यूँ आपका माशाल्लाह तकरीर का रहा इसमें सर। तकरीर का मुकाबला ऐसे था। फिर इसके बाद मुझे मैट्रिक में था तो हमारे मलीर में एक गवर्नमेंट स्कूल था, वहाँ पर रईस अमरोही साहब आए हुए थे। जी, जी। तो उस ज़माने में उन्होंने किसी ईद मिलादुन्नबी का कोई सिलसिला था। बहरहाल कोई एक तकरीर थी उस स्कूल में, जिसमें उन्होंने बड़े-बड़े शुअरा को बड़े-बड़े, तो उसमें सबसे आखिर में गेस्ट स्पीकर मेहमानों के अंदर मेरा नाम भी लिखा हुआ क्या था। बात है! हाँ। और मैं रईस अमरोही साहब के साथ ऐसे बैठा हुआ अजीब मुझे वो उन्होंने मेरी हालत देखी तो उन्होंने मुझे बुलाया। हाँ। उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर ज़ाहिर है मैट्रिक का लड़का हाँ, था, हाँ। बिल्कुल छोटा ना मूंछ ना दाढ़ी। तो मैंने कहा जो हमारा पैम्फलेट, इतना बड़ा पैम्फलेट वो मस्जिदों और दरवाज़ों पे लगते थे हाँ, इश्तिहार, हाँ, हाँ, हाँ। उस इश्तिहार मैंने कहा उस इश्तिहार में जो सबसे आखिरी नाम है ना वो मैं मेरा वो है। तो उसके बाद रईस अमरोही साहब के पास जितने भी बच्चे ऑटोग्राफ लेने के लिए आ रहे थे, तो वो खुद ऑटोग्राफ लेते थे, साथ में मुझे उन्होंने अपने पास बिठाया हुआ था। अच्छा, फिर इससे भी लो, अच्छा। इससे भी लो, मतलब मैं हाँ, अल्लाह का बड़े लोगों की बड़ी बातें। बड़े लोगों की बड़ी बात है। हाँ, मुझे समझ में नहीं आता कि मैंने लिखना क्या है हाँ। और मैंने वो करना है। वो मैं ये मेरी स्कूल की अभी अचीवमेंट थी। और मैं अभी थोड़ा-सा एक वक़्फ़ा लेना चाहूँगा और उसमें मैं इसको सम अप करूँगा कि आजकल के वालिदैन और उससे ज़्यादा उनके बच्चे ये डिमांडिंग होते हैं कि कोई बहुत अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, तभी आदमी का करियर बनता है। एक क्लास तो वो है जो कि ग्रामर स्कूल से नीचे ही नहीं आती है और दूसरी क्लास वो है जो कि ज़ाहिर है कि अच्छे स्कूल हैं, सिटी है, फैल्कन है और बाकी आजकल जो चीज़ें हैं ये, तो वो भी थोड़ा-सा एहसास कमज़ोरी में होते हैं कि यार उसमें हम नहीं जा सके, जहाँ एलीट आती है, अशराफिया आती है। आपके ज़िंदगी के सफ़र से मालूम ये होता है कि अगर तालीम अच्छी हो, असातिज़ा की तवज्जो अच्छी हो, यस वैसे टीचर्स मिले जैसे टीचर्स आपको मिली, जी तो गवर्नमेंट स्कूल में भी बड़े-बड़े नगीने जो हैं वो निकलते हैं, उभरते हैं। कम से कम एक दौर में तो ऐसे यकीनन था कि जिसमें कोई जो ये चीज़ आपके लिए किसी किस्म की रुकावट नहीं बनी कि आप किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ते हैं।
पीले स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह। हम पीले स्कूल ही कहेंगे। तो जो चीज़ है वो ये वालिदैन की भी समझने की है, लड़कों की समझने की है कि तालीम को अखराजात से ना जोड़ें। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई इदारा कोई 25,000 रुपये महीने की फ़ीस ले रहा है और सेमेस्टर के 1.5 लाख रुपये ले रहा है, वही पढ़ाता होगा। पढ़ाते तो सही मानों में। एक बात ऐड करना चाहूँगा सर। हाँ, यहाँ पर मेरे दोनों बड़े भाई भी इसी स्कूल से उन्होंने तालीम हासिल की थी, बकाया जो लाहौर में जी, जी। जो तो इस स्कूल की जितनी टीचरें थी वो मेरी वालिदा की सारी फ्रेंड्स थीं। हुँ, तो मेरे ऊपर वालिदा का प्रेशर तो कम होता था, लेकिन उन टीचर्स का प्रेशर ज़्यादा ज़्यादा होता होता था और वो मुझे ज़्यादा खेल-वेल में उतरते वो अपना चप्पल सबसे पहले वो अपनी चप्पल उतारती थी। कहती इतनी चप्पल मारूँगी कि तुम्हारे सर पे एक बाल नहीं छोड़ूँगी। मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था, मैथ मेरा बहुत अच्छा था। था। हाँ, मैट्रिक का एग्ज़ाम में मैथ का पेपर मैंने 45 मिनट में सॉल्व कर लिया। जी। मैंने पेपर सॉल्व करके दिया तो उन्होंने कहा जी सॉरी अभी तो घंटा भी नहीं हुआ आप नहीं जा सकते। पेपर नहीं आता मैंने कहा नहीं मैंने पूरा कर लिया। उन्होंने कहा पूरा कर लिया? मैंने कहा जी पूरा कर लिया। वो आए उन्होंने देखा उन्होंने कहा अच्छा इसने तो जल्दी-जल्दी सारा कर लिया हुआ है मैथ का पेपर। उन्होंने कहा अच्छा आप बैठे। 15 मिनट बाद उन्होंने 1 घंटा हुआ तो फिर मैंने उनको कहा कि ये मेरा पेपर ले उन्होंने कहा लेकिन हम आपको पेपर नहीं बाहर लेकर जाने देंगे। मैंने कहा नहीं लेकर जाने देंगे, आप रख लें मेरा पेपर भी रख लें, जो क्वेश्चन पेपर है वो भी लिख लें। और मैं आया अपनी साइकिल पे सीधा अपने स्कूल में आया। टीचरों ने मुझसे 2 टीचरों ने जो मिसेस ज़ुबैदा अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम दे, वो मेरी वालिदा की बहुत गहरी दोस्त थी। उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा, "बस खुद इधर आओ।" मैं क्या? कह रही जी, आज तुम्हारा मैथ का पेपर नहीं था? मैंने कहा नहीं। कह रही लेकिन मुझे कहा रही अबे आज तुम्हारा मैथ का पेपर है, तू इधर घूम रहा है। मैंने कहा नहीं, नहीं, नहीं मैं कह रही अभी भी 2 घंटे हैं, सवा घंटे 2 पौने 2 घंटे तुम कर लोगे। चौप आके मैंने कहा आप देखिए मुझे पता है ना डेट शीट मेरे पास है ही नहीं है। उन्होंने मुझे ऐसे कान से पकड़ा और अपने स्टाफ रूम में लेके दरवाजा उन्होंने लॉक खोला, मेरा कान नहीं छोड़ा। डेट शीट निकाली, कहती ये देखो मैथ का पेपर। तो मैं हंस पड़ा। मैंने कहा मैं देकर आ भी गया। कहीं मत करो। क्यों आता नहीं था? मैंने कहा नहीं सारा आता था, पूरा पेपर आता था। कहे कितने नंबर आएंगे? मैंने कहा 90 से ऊपर आएंगे। कहने लगी अगर 90 से 1 नंबर कम हुआ ना तो तुम्हारे सर का एक बाल नहीं छोड़ूंगी मैं। जब पेपर मार्कशीट आए हमने स्कूल में टॉप किया, बल्कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में सेकंड हाईएस्ट नंबर थे मेरे। तो उन्होंने मार्कशीट में सबसे पहले मैथ के नंबर थे, कहते मैथ के नंबर थे 96। फिर मेरी जान तो देखिए वो एक दौर था जो ये अच्छे असातिज़ा में और अच्छे शागिर्दों में एक बड़ी बॉन्डिंग पाई जाती बहुत थी। शदीद एक्सट्रीम। मतलब आपकी टीचर जो थी वो इतने इत्मीनान से कहती थी कि मैं तुझे चप्पल से मारूँगी, जी बिल्कुल। ठीक है? आज के टीचर तो सोच भी नहीं सकते हैं, सोच भी नहीं सकते। ठीक है? अगर वो बुला के पेरेंट्स से कह दें कि बच्चा तेरा सिगरेट पीता है, तो कहेंगे तेरे बाप का पीता है? हमारा हमारे पास अल्लाह की बहुत पीते हैं। तो ये एक सादत होती है और बड़े खुशनसीब लोग होते हैं जिनको ऐसे अच्छे टीचर्स मिल जाएँ और वरना जो आपके हालात थे, जो आपने बताए हैं ज़ाहिर है कि माँ को तो सिलाई मशीन चलाने से फुर्सत नहीं थी, जी। तो फिर ऐसे हालात में बच्चों के बिगड़ने का इम्कान ज़्यादा होता है मोहल्ले में, पड़ोस में, इसमें से। तो खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनको ऐसे अच्छे असातिज़ा मिल जाएँ, जो ये कहें कि मसूद तेरी चप्पल से पिटाई करूँगी। पिछले दिनों मैंने एक बहुत अच्छी-सी एक चीज़ पढ़ी सर, तो मैं फिर अपनी ज़िंदगी का जब आप एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो मुझे अपनी ज़िंदगी पे अपनी वालिदा की वो चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि उसमें था कि बदनीयती की फौरी सज़ा खौफ है। वाह! वाह! बदनीयती की फौरी सज़ा। फौरी सज़ा खौफ है और खौफ बदनीयती की वजह से पैदा होता है। अगर आप अपनी नियतों की इस्लाह कर लें, तो आप खौफ से निकल जाएँगे। तो मेरी वालिदा की नियत इतनी साफ़ थी कि उसको कोई खौफ नहीं था कि हम भी अपने ट्रैक पर रहें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस बड़े अच्छी बात के साथ हम पहली किस्म यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद फिर हम दूसरी किस्म पे आएँगे।